स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से। ईएमआरएस टीयर 2 की क्लासेस हम कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सीसीएस सीसी रूल्स। जो एडमिन एंड फाइनेंस के सेक्शन है वो हम सेक्शन बाय सेक्शन हम सारे कवर करेंगे। अगर आप में से, मुझे सबसे पहले आप ये बता दें कि आप में से कौन कौन है जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं। यस अगर आप कमेंट कर देंगे तो इट विल बी इजियर फॉर मी कि हाँ आप लोग जो है एक बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ रहे हैं। और कोई ऐसा जो बिल्कुल न्यू है तो प्लीज टाइप एन, सो इट विल बी इजी फॉर मी कि कितने स्टूडेंट फैमिलियर हैं क्लासेस से और कितने नहीं है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है ना। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने टीयर 1 में भी, लेकिन फिर भी हम डिटेल में टॉपिक करेंगे क्योंकि अब हमें करना है एमसीक्यू और जो डिस्क्रिप्टिव दोनों के अकॉर्डिंग। तो आई होप सबने एग्जाम पैटर्न, सबको पता है कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। एग्जाम पैटर्न में हमारे पास 2 सेक्शन है। यहाँ पर 2 सेक्शन में सबसे पहला आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। एंड सेकंड जो है हमारा वो है हमारा एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। टीयर 1 का फॉर्मेट था हमारा टोटली एमसीक्यू। ओके, ओ थैंक यू, ठीक है। सो टीयर 1 जो है हमारा, वहां पर हमारा तो टोटली एमसीक्यू था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा पैटर्न हमें पता है कि एमसीक्यू है और प्लस हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव है। दोनों की हम प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। एमसीक्यू की जो वेटेज रहेगी वो 40% रहेगी। डिस्क्रिप्टिव की जो वेटेज है वो आपकी 60% है। 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके 60 मार्क्स के रहने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के हैं जो आपके 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा फोकस करना है कि यहाँ हम 40 में से एटलीस्ट 35 तो जो है हम कवर करें ही करें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट हुआ तो ये आंसर्स हमारे हैं, ये हमारे मार्क्स जो है ये कंप्लीटली हमारे हैं। डिस्क्रिप्टिव में पेपर चेकिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, किससे अपने आंसर लिखा है, उन सभी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो डिस्क्रिप्टिव में आंसर्स लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रादर देन हमारे पास एमसीक्यूज ही, अगर आंसर करेक्ट तो हमारा मार्क्स आ गया है ना, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो एमसीक्यू पर भी फोकस करेंगे, प्लस जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी हम फोकस करेंगे। आई होप सिलेबस आप सबने देखा, क्योंकि टीयर 1 में भी पढ़ा है। तो टीयर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम सिलेबस की बात करें जो हमारा टीयर 2 में सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है। हमारे पास सीसीएस सीसीए रूल जो है ये है हमारे पास पहला टॉपिक अगर हम बात करें। देन हमारे पास सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, मेडिकल अटेंडेंस रूल है, ये हम कवर करेंगे। एफआरएसआर फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल्स है। सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड एनपीएस हमारा न्यू पेंशन स्कीम। टीए रूल्स है हमारे पास, पीएफएमएस है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जेम पोर्टल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलटीसी दिया गया सिलेबस में, लीव ट्रैवल कंसेशन, वी हैव इनकम टैक्स, लीगल फ्रेमवर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो पोश एक्ट है वो है हमारा, जिसका पुराना नाम था SHWWPPR एक्ट। इसके अलावा है आरटीआई, आईसीटी नॉलेज है एंड जीएफआर है। ये कुछ टॉपिक्स है हमारे जो एज पर द सिलेबस दिए गए हैं। अगर हम बात करें एफआरएसआर की, कंप्लीटली हमारे पास डिटेल टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपके ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक के सारे रूल्स हैं। तो हम चाहे सीसीएस सीसीए पढ़ रहे हैं, हम कंडक्ट रूल्स पढ़ रहे हैं, हम पेंशन रूल्स पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारा किसका पार्ट है, एफआरएसआर का पार्ट है। इसके अलावा भी इसका कुछ पार्ट है जो हम जो है टॉपिक वाइज करेंगे, और फिर जितने भी रूल्स हमारे पास बच जाएंगे वो हम एफआरएसआर में अलग से करेंगे। तो इसके अलावा हम जो है सीसीएस लीव रूल जो है वो हम अलग से करेंगे, सीसीए ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, पे फिक्सेशन हम करेंगे, पे फिक्सेशन समझेंगे कैसे होता है, फॉरेन सर्विस डेप्यूटेशन अलग से करेंगे, रिजर्वेशन अलग से करेंगे, और फिर जितने भी रूल्स बच जाएंगे वो हम एफआरएसआर में कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे सारी चीजें कि हम जो है रूल बाय रूल जो है वहीं से लेकर चलेंगे। आई विल लेट यू नो कि कहां से एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीसीएस सीसीए रूल, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा ये। तो सीसीएस सीसीए रूल्स हमारा जो है, जितने भी हमारे रूल है वहां पर आप देखोगे कि क्या लिखा गया है, सीसीएस लिखा गया है। सीसीएस का मतलब क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, यानी कि जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सिविल डिपार्टमेंट है उसके तहत जो रूल आते हैं वो सारे हमें कवर करने, क्योंकि आप सिविल डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है सीसीए, यानी कि क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। अगर आपसे यही पूछा जाए कि एक्सप्लेन करना है सीसीए रूल्स को, क्या है सीसीए रूल्स, आपने कई बार ये भी सुना होगा सर्विस रूल के चलते, तो यही हमारे ये सर्विस रूल्स है, जिसके तहत अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उसको हम यहाँ पर पेनल्टी पनिशमेंट इसी से देते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार डेफिनेशन भी सीधा फुल फॉर्म भी आती है कि सीसीए स्टैंड्स फॉर। तो सीसीए स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड
कैन अपील। इन रूल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हमारा वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो है सर्विसेज किस तरीके से की गई है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ये दोनों चीजें हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। देन हमारे पास आ जाता है वर्ड कंट्रोल। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का कोई भी मिसकंडक्ट करता है, मिसकंडक्ट यानी कि हमारे पास कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट रूल है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है हमारे पास जो है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसके हमारे पास क्या होंगे, यही कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि एम्प्लॉय को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है ना, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, सबके हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में वी हैव द सीसीएस कंडक्ट रूल। तो हर एक एम्प्लॉय को ये सीसीएस कंडक्ट रूल जो है वो फॉलो करने होते हैं, जिसमें दिया गया है डूज एंड डोंट्स, एम्प्लॉय को क्या करना है क्या नहीं करना है वो यहाँ पर है। अगर एम्प्लॉय किसी भी रूल का वॉयलेशन कर देता है तो हम कैसे कंट्रोल करते हैं उस पे, सीसीएस सीसीए रूल्स यानी कि सर्विस रूल के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज करना, इसके अलावा पेनल्टी जो है वो इम्पोज करना, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं। ठीक है, मेजर पेनल्टी कैसे लगेगी, माइनर पेनल्टी कैसे लगेगी, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। देन वी हैव द अपील। अपील हमारे पास जो अपीलेट अथॉरिटी है ना, अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया, एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई नहीं है रिजल्ट से, उसको लगता है कि मैं तो जो है निर्दोष हूं, है ना, उसके बाद वो यहाँ पर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोसेस जो समझ रहे हैं अपील का भी, तो हम जो है किस चीज से इसको रिलेट कर सकते हैं, हम कोर्ट प्रोसीडिंग से जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। तो कोर्ट प्रोसीडिंग में भी यही होता है हमारे पास, अगर जैसे कोई भी फैसला है वो हाई कोर्ट में लिया गया है और हाई कोर्ट से जो है रिजल्ट से अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ पर चैलेंज करता है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास होती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है यहाँ पर डिसीजन लेती है कि कौन सी पेनल्टी देनी है, एम्प्लॉय निर्दोष है नहीं है, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हमारे डिसीजन लेती है। तो अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के जो आंसर है, उसका जो भी डिसीजन है, अगर उसको हमें चैलेंज करना है तो हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे एपीलेट अथॉरिटी के पास, जैसे सुप्रीम कोर्ट है सेम वे में। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। तो हमारी जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफरेंट है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं होती है, ये हम यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन हमने देख ली, अब हमें समझ में आ गया कि इस रूल में क्या है हमारे पास। रूल बाय रूल देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जो है हमारा सीसीए कि द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड ओबे ऑल द लॉज एंड कंडक्ट रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सारे रूल्स को फॉलो करेगा, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स दिए गए हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स में बेसिकली उन सबको जो है फॉलो किया जाएगा, उन सब को ओबे करेगा। When there is a violation of the civil services conduct rules, the departmental inquiry is initiated। जब भी किसी भी रूल का वायलेशन होगा, कौन से रूल का, जो सीसीएस कंडक्ट रूल में दिए गए हैं, जब भी कोई भी वायलेशन होगा तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वो इनिशिएट की जाएगी। Whenever misconduct is reported, then the first action is initiation of inquiry। तो जब भी कोई भी मिसकंडक्ट आएगा, सबसे पहला काम है इंक्वायरी करने का, सबसे पहले जो है इंक्वायरी इनिशिएट होगी। So on receiving complaint against any government employee, preliminary inquiry should be done। तो जब भी कोई भी कंप्लेन आएगी, सबसे पहला काम क्या है हमारा, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का। यहाँ पर जब आपने टीयर 1 की तैयारी की थी तो हमने एमसीक्यू पर्पस से देखा था कि ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर आपको हर एक लाइन को भी समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। तो जब भी कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी हम रिपोर्ट भी लिखवाने जाते हैं पुलिस के पास, कुछ बेसिक पूछताछ होता है ना कि ये चीजें हैं क्या चीजें, तो दैट इज अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। तो जब भी कोई भी कंप्लेन आएगी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि हम सीधा ही सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज कर देंगे, नहीं, हम एम्प्लॉय को बताएंगे कि भाई ये कंप्लेन आई है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये विटनेस है, ये सारी डिटेल आई है, तो आपका क्या कहना है। उसके बाद हम जो है एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो रिलीज करते हैं, बाद में जो चार्जशीट है वो हम पहले देते हैं, उसके बाद जाके सस्पेंशन ऑर्डर होता है। सो द डिसीजन ऑन इनिशिएटिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट। अब जो है इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, किस पर डिपेंड करेगा, इस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। अगर एम्प्लॉय जो है सामने से एक्सेप्ट कर ले कि जो भी मुझ पर आरोप लगे मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो हमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉय बोले कि नहीं ये आरोप जो है गलत है और मैं यहाँ पर इंक्वायरी चाहता हूं, तो फिर हम इंक्वायरी को प्रोसीड करेंगे।
who is authorized to frame rules to regulate the recruitment and condition of service of the government employee। अब जो ये हमारे CCA रूल्स हैं, बनाए किसने हैं? ये हमारे रूल्स बनाए हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पावर कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। किस आर्टिकल से मिली? अभी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हु इज ऑथराइज्ड टू फ्रेम द रूल्स टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस। तो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग और एम्प्लॉय की सर्विस के रिगार्डिंग रूल्स कौन बनाता है? हम याद रखेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट बनाते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल रूल पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट बनाते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में कौन बनाता है? स्टेट में गवर्नर बनाते हैं। ये पावर कहां से आई है? ये पावर आई है हमारे पास आर्टिकल 309 में दिया गया है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द सेंटर और गवर्नर इन केस ऑफ द स्टेट ये क्या कर सकते हैं? रिक्रूटमेंट रूल्स बना सकते हैं, सर्विस कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए। इसी तरीके से हमारा रूल नंबर 148 का क्लोज 5 है, वहां पर दिया गया है कि जो कैग है वो प्रेसिडेंट की हेल्प करेगा इन रूल्स की फॉर्मेशन में, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे। सो इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 and clause 5 of article 148 of the constitution after consultation with the CAG in relation to person serving in the Indian Audit or Account Department, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IAAD। कैग मेन ऑडिटर है हमारा, ये कैग का ही डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो उनके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं कैग, जो है यहाँ पर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जो है रूल्स बना सकते हैं। तो ये दो आर्टिकल हैं जिसके तहत की जो है पावर मिली है किसको? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। सो आर्टिकल 148 का क्लोज 5 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो कैग है शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग। कि जो प्रेसिडेंट रूल बनाई है स्पेसिफिकली अगर IAAD डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें उसके रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशंस के लिए, तो कैग यहाँ पर जो है हेल्प करेंगे रूल प्रेस्क्राइब करने में और प्रेसिडेंट जो है कैग की कंसल्टेशन के बाद रूल्स बना सकते हैं। तो 148 जो है हमारा कैग के रिगार्डिंग डील करता है। इसका क्लोज 5 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सर्विस कंडीशन IAAD डिपार्टमेंट यानी कि जो कैग का डिपार्टमेंट है उसकी क्या सर्विस कंडीशंस रहेंगी और कैग की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसके तहत जो है हमारा ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये पावर मिलती है बाय द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 कहता है कि जो भी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट की कंडीशन और सर्विस कंडीशन, जो भी एम्प्लॉय अपॉइंट है इसकी अगर रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन जो है वो बनानी है, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाने हैं, तो वो पावर हमारे पास किसके पास है? वो पावर हमारे पास प्रेसिडेंट या कोई भी पर्सन जो है जिसको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे उस सर्विस और पोस्ट के लिए वो बना सकता है इन द अफेयर ऑफ यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड फॉर द गवर्नर, और जो है गवर्नर बना सकता है किस केस में? जहां पर स्टेट है, स्टेट के केस में गवर्नर और जो है सेंटर के केस में प्रेसिडेंट रूल बना सकता है। अब ये आर्टिकल क्या क्या कहते हैं हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 310 हमारा। तो ये वाला आर्टिकल बता दिया कि भाई रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशंस उसके रिगार्डिंग रूल बनाता है। देन वी हैव द आर्टिकल 310। 310 जो आर्टिकल है हमारा वो क्या कहता है? वो देता है पावर फॉर द टेन्योर। कि आपने एक वर्ड सुना होगा प्रसाद पर्यंत, जो हम बोलते हैं कि जब तक प्रेसिडेंट या जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक वो पर्सन उस पोस्ट पर रह सकता है। तो आर्टिकल 310 जो है वो बनाता है रूल्स रिगार्डिंग द टेन्योर उसके बारे में कि फिर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 309 ने पावर दी कि आप रिक्रूटमेंट करवा सकते हो, सर्विस कंडीशन डिसाइड कर सकते हो। आर्टिकल 310 ने पावर दी कि आप जो है किसी को पोस्ट से हटा सकते हो बेसिकली, क्योंकि आप फायर कर सकते हो कि कब तक जो है रहेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक तरीके से प्रेसिडेंट के पास सेंटर में, और अगर हम स्टेट में बात करें तो स्टेट में गवर्नर के पास पूरी पावर आ गई कि वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर रूल्स बना सकते हैं रिक्रूटमेंट के लेकर और जो है उसको जो है पर्सन को हटाने के लेकर, जॉब से हटाने को लेकर, पोस्ट से खाली करवाने तक। यानी कि इनके पास पावर है, किसी भी पर्सन को हायर कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को फायर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जस्टिफिकेबल नहीं हुआ क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटी के साथ आती है, फियर में तो नहीं रहते, हमेशा सिक्योरिटी के साथ आती है। तो ये आर्टिकल 310 प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर तक कहता है कि सेंटर में प्रेसिडेंट के चाहने तक, स्टेट में जो है गवर्नर के चाहने तक वो एम्प्लॉय पोस्ट पर बना रहेगा, है ना। तो इन दोनों आर्टिकल पर कंट्रोल कौन लगाता है? इन दोनों आर्टिकल पर कंट्रोल लगाता है हमारा आर्टिकल 311।
आर्टिकल 311 कहता है कि जो पावर्स हैं वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन किसी भी पर्सन को हम बिना कोई मिसकंडक्ट किए, बिना किसी भी रीजन के, ऐसा नहीं कि किसी को भी हमने रिमूव कर दिया या किसी का हमने डिमोशन कर दिया, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। रीजन है, कोई कंप्लेन है तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद हम ऐसा करेंगे। और उसके लिए हमारे पास ये आर्टिकल 311 अथॉरिटी भी डिसाइड करता है कि भाई कौन कर सकता है, ऐसा नहीं कि हर कोई हटा सकता है, अथॉरिटी भी है। सो आर्टिकल 311 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि नो पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ यूनियन और एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं एआईएस। एआईएस में कौन कौन सी पोस्ट आता है, एनीवन? एआईएस में कौन कौन सी पोस्ट आती है? or a civil service of a state holds a civil post under the union or state shall be dismissed, removed by an authority subordinate to that by he was appointed। तो कोई भी पर्सन जो कि हमारे यूनियन का मेंबर है, एआईएस के तहत आता है, हमारा जो है, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में है हमारे पास, तो किसी भी पर्सन को जो है डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कौन कर सकता है? ऐसी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू व्हाट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या जिसके सबऑर्डिनेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वही रिमूव कर सकती है, वही डिसमिस कर सकती है। इसी का सेकंड क्लोज कहता है नो सच पर्सन एफोरसाइड शैल बी डिसमिस और रिमूव और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस चार्जेस। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। सो आर्टिकल 311 का सेकंड क्लोज जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 311 का सेकंड क्लोज कहता है कि अगर हम किसी भी पर्सन को डिसमिस कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को रिमूव कर रहे हैं या उसकी रैंक रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हमने एम्प्लॉय के खिलाफ इंक्वायरी की है, क्योंकि एम्प्लॉय के खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का केस आया है तो हमने इंक्वायरी की है, और उसमें भी हमारे पास दो कंडीशन देता है ये। सबसे पहले ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम, यानी कि एम्प्लॉय को आपने बताया कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है, एंड सेकंड इज द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दो चार्जेस, और एम्प्लॉय को आपने मौका दिया है अपना पक्ष रखने का, वो आपने दिया। तो आपने चार्जशीट भी दी है और सामने वाले को मौका भी दिया है अपना पक्ष रखने का, तो ही हम किसी को डिसमिस, रिमूव या जो है रिड्यूस कर सकते हैं रैंक में। तो ये जो आर्टिकल है 311 हमें दो प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे पहले तो कोई भी लोकल अथॉरिटी या कोई भी लोकल अथॉरिटी जो है हमें रिमूव नहीं कर सकती, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी या उससे हायर अथॉरिटी होगी वही किसी भी पर्सन को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस इन रैंक कर सकती है। तो यू कैन नॉट बी डिसमिस, रिमूव, रिड्यूस इन रैंक बाय एनी अथॉरिटी लोअर देन वन हु अपॉइंटेड यू। तो जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे नीचे वाली कोई भी अथॉरिटी जो है इस पावर को यूज नहीं कर सकती, डिसमिस, रिमूव, रिड्यूस रैंक। तो ये मिसयूज ऑफ पावर जो है आर्टिकल 311 उसको कंट्रोल करता है। सेकंड है हमारा मैंडेटरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो हमने सेकंड क्लोज में पढ़ा कि बिफोर मेजर पेनल्टी, हम आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 11 पेनल्टी के बारे में। माइनर पेनल्टी होती है, मेजर पेनल्टी होती है। सो मेजर पेनल्टी को प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 311। तो कोई भी अगर हमें मेजर पेनल्टी देनी है, रिमूवल, डिसमिसल, ये हमारी मेजर पेनल्टी है, या रिडक्शन इन रैंक है, तो एम्प्लॉय को चार्जशीट भी देनी जरूरी है, एम्प्लॉय के खिलाफ प्रॉपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और जो है उसको मौका दिया जाएगा खुद को डिफेंड करने में, वो यहाँ पर हमारा जो है वो जरूरी है। आर्टिकल 11 सॉरी रूल नंबर 11 एंड आर्टिकल 311 सेम नहीं है। रूल 11 है हमारा पेनल्टी के बारे में, जो अभी हम बात करें मेजर पेनल्टी। तो मेजर पेनल्टी जो है अगर कोई भी पर्सन को हम दे रहे हैं तो रूल नंबर 11 जो है हमारा वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 311। जो मेजर पेनल्टी है कि अगर किसी को हम मेजर पेनल्टी देंगे तो वो हम बिना इंक्वायरी नहीं दे सकते, बिना चार्जशीट दिए या उसको खुद का मौका देने के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। तो ये हमारा नेचुरल जस्टिस को जो है वो एंश्योर करता है। रिलेट है, सेम नहीं है। तो दो एसेंशियल फीचर है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा चार्जेस के बारे में और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी खुद को जो है यहाँ पर डिफेंड करने में, है ना, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अब इसके कुछ प्रोविजो भी है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी रहते हैं। तो कुछ केसेस जहां पर हमारे पास ये एक्सेप्शन जो है वो जो है कि चार्जशीट देंगे, इंक्वायरी होगी, इन सब चीजों में एक्सेप्शंस भी हमारे पास। कहां पर? जहां पर भी हम किसी पर्सन को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस इन रैंक कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ conduct which has led to conviction in a criminal charges। जहां पर भी एम्प्लॉय पर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगा है, कोर्ट केस गया, कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आया उसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे क्रिमिनल चार्ज लगा हम एम्प्लॉय को डिसमिस, रिमूव कर सकते हैं बिना इंक्वायरी के, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। सेकंड, अथॉरिटी जो है यहाँ पर डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस इन रैंक तब भी कर सकती है जब वो सेटिस्फेक्शन है, दैट इज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल टू होल्ड नॉट रीजनेबली प्रैक्टिसेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। देशद्रोह का मामला है, ट्रेशन
करप्शन का मामला है, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई एक्शन है ना, तो ऐसे केस में भी हमें इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, हम सीधा एम्प्लॉय को डिसमिस या रिमूव कर सकते हैं। या फिर जहां पर प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाई है कि कोई भी ऐसा केस है जहां पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ एम्प्लॉय ने कोई एक्शन लिया है, उसके खिलाफ है, तो वहां पर भी हमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है जहां पर हमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आई विल गो सो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है। अगर क्रिमिनल केस है या कोई ऐसा केस है जहां पर हमें लगता है इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, हमारे पास जहां पर प्रेसिडेंट या जो है जो हमारा गवर्नर है उसको लगता है कि जो एम्प्लॉय है उस पर जो आरोप लगे हैं वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ है, तो भी हमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्शन याद रखेंगे हम, और जो है सीधा स्टेटमेंट भी आ सकती है, तो एक्सेप्शन जो है वो हम याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इंक्वायरी कब नहीं जरूरत है? जहां पर क्रिमिनल केस है, जहां पर जो है जैसे विटनेस को थ्रेटन किया गया है तो वहां पर हम नहीं करेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, एम्प्लॉय एब्सकॉन्ड है, तो वहां पर नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के मामले में भी हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही है जो हमने यहाँ पर अभी बात की। सो इसी आर्टिकल का 311 का सेकंड का ए जो है, तो स्पीड आप बता सकते हैं, तो आई विल गो स्लो। ठीक है, तो आर्टिकल 311 का सेकंड का एक क्लोज क्या कहता है? इफ कन्विक्शन इज प्रूव्ड इन द कोर्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। जैसे कि क्रिमिनल चार्जेस है, अगर आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गया तो हम सीधा एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते हैं फ्रॉम द सर्विस, हमारे पास राइट है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोर्ट जो जुडिशियल इंक्वायरी है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो होगी तो उसके बेसिस पर हम एम्प्लॉय को सीधा डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा। If any government servant has committed a serious mistake which cannot be included in departmental inquiry shall be dismissed from the service. तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो हमें उसके लिए डिपार्टमेंटल एक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेजर पेनल्टी का केस होगा, तो वहां पर जो है हम जो है उसके अकॉर्डिंग केस नहीं लेंगे, हम जो है कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। जो फाइनल डिसीजन आएगा ऑब्वियसली हम उसके अकॉर्डिंग वेट करेंगे, तब तक एम्प्लॉय को हम सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं, या एम्प्लॉय को हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और दूसरी जगह पर, या फिर हमारा जो है डिसमिस हो जाएगा अगर सीरियस क्राइम है तो वहां पर। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है यहाँ पर कि अगर किसी एम्प्लॉय ने सीरियस कोई क्राइम कर दिया जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम डिसमिस कर देंगे। आर्टिकल इसी का सेकंड का थर्ड क्लोज कहता है इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज एक्टेड एज ट्रेसन, जहां पर देशद्रोह का मामला है, इंक्वायरी विल नॉट बी इनिशिएटेड, तो वहां पर हम इंक्वायरी करेंगे। देशद्रोह का मामला है तो इंक्वायरी नहीं करेंगे, हम सीधा डिसमिस कर देंगे एम्प्लॉय को। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है यहाँ पर इन केसेस में अगर एम्प्लॉय डिसमिस होता है तो इन केसेस के लिए अपील नहीं की जा सकती। पहले था हमारा आर्टिकल 311 कंट्रोल देता है 309 310 को, फिर हमने पढ़ा कुछ केसेस जहां पर हमें इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, उससे पहले हमने पढ़ा मेजर पेनल्टी लगेगी तो इंक्वायरी करना जरूरी है, फिर हमने वो केसेस डिस्कस किए जहां पर इंक्वायरी नहीं होगी। अब हम वो केसेस डिस्कस करें जहां पर हम अपील नहीं कर सकते, तो जहां पर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है उसके बेसिस पर डिसमिस किया है, तो वहां पर अपील कहाँ होगी? कोर्ट में ही होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। जहां पर जो है बहुत ज्यादा सीरियस मिस्टेक है जिसके लिए इंक्वायरी नहीं कर सकते, सीधा डिसमिस कर दिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये वाला मामला, देशद्रोह का मामला है, तो वहां पर भी हम सीधा डिसमिस कर देंगे, और ऐसे केसेस में अपील नहीं की जा सकती है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, पार्टी शुड बी हर्ड, यानी कि जिस पर भी आरोप लगा है वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, उसको हम जो उसका पक्ष रखने का मौका देंगे। सेकेंड इज चार्जशीट शुड बी प्रोवाइडेड, जो चार्जशीट है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। चार्जशीट के 5 पार्ट होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 बेसिक सी चीजें हैं, क्या है? कंप्लेनेंट शुड नॉट बी मेड एन इंक्वायरी ऑफिसर, तो जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो कंप्लेन कर रहा है वो इंक्वायरी ऑफिस नहीं हो सकता। अगर मैं कंप्लेन कर रही हूं तो ऑब्वियसली मैं इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हो सकती, क्योंकि 100% चांसेस हैं कि अगर मैंने किसी ऊपर आरोप लगाया है तो सोच समझ कर लगाया है, और मैंने कंप्लेन की है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको सजा मिले, है ना। Nobody can become an investigator in the case of himself, और इसी तरीके से अगर मुझ पर आरोप लगा है तो मैं इन्वेस्टिगेटर भी नहीं हो सकती। अगर मुझ पर आरोप लगा है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, तो ऑब्वियसली जो भी मुझसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, विटनेस होंगे, सबको हम क्या करूंगे? टेम्परमेंट होगा डॉक्यूमेंट के साथ, सबको जो है साइड हटाओ, मिटाओ सबूतों को, है ना। तो वो चीजें होंगी, तो ये 2 चीजें हमें जो है ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट है हमारे पास द गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट दोज मिसकंडक्ट विच सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट। काफी बार आपने न्यूज में देखा होगा, कोई केस हाईलाइट होता है, उसके बाद एम्प्लॉय को हम सीधा सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं। तो जो चीज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हमारा मिसकंडक्ट है। If an employee is free by the court due to irregularities in departmental checking, then also there is no restriction in initiating the departmental inquiry again। अगर कोई भी जो है कोर्ट से बरी हो जाता है, बेसिकली इरेगुलरिटी थी डिपार्टमेंटल चेकिंग में, तो हम दोबारा से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इंक्वायरी कर सकते हैं। If there is a court verdict in respect of those allegations on which departmental inquiry was going on, then there cannot be a departmental inquiry again on the same allegation। अगर आपके तरफ से भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो चल रही थी, वो जो है कोर्ट केस में बनता था, कोर्ट में भी वो केस है, कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तो अब हमें दोबारा से इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसी के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हम मान के चलते, मान लीजिए 2-3 आरोप थे, उसमें से एक ही कोर्ट केस में था, उस पर डिसीजन आ गया है, सेकंड आरोप जो है वो बचा है, तो उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। इस पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जो है वो दे दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फैसला लेंगे। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट्स है, लेकिन जैसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, तो हम दोबारा इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है डिस्क्रिप्शन में भी, और डिस्क्रिप्टिव में भी, और वैसे भी एमसीक्यू में भी। कैन एन इंक्वायरी बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया है, क्या हम उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सकते हैं इनिशिएट? अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई है तो क्या हम कर सकते हैं? फॉर एन एक्ट डन बाय हिम ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ हिज सर्विस। कभी भी उसने कोई भी जो है उसकी कभी की भी कंप्लेन आई हो, 2 साल पहले की, 5 साल पहले की, 10 साल पहले की, तो क्या हम उसके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे? अगर एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है तो लिमिटेड पावर है हमारे पास। तो प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद भी अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर जो है प्रोसीडिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एम्प्लॉय जब रिटायर हो चुका, उसके बाद हम प्रेसिडेंट की सैंक्शन के बाद ही जो है यहाँ पर एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट विच टुक प्लेस विद इन 4 ईयर ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। और एम्प्लॉय के 4 साल के अंदर तक की, तो जब एम्प्लॉय रिटायर हो उसके 4 साल के अंदर तक की कोई भी कंप्लेन होगी, सिर्फ उसी पर हम जो है यहाँ पर एक्शन लेंगे। अब हम बात करते हैं रूल्स की। हमने बैकग्राउंड समझ लिया, कुछ पॉइंट्स से बेसिक्स वो हमने समझ लिए। सीसीए रूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल जो है 35 रूल्स है। 5 पार्ट्स में हम इसको इजिली डिवाइड कर सकते हैं। रूल नंबर 1 2 3 हमारा जर्नल है, इसमें हमारे पास है सीसीए की फुल फॉर्म, रूल्स कब आए थे, किस पर अप्लाईकेबल होते हैं, किस पर अप्लाईकेबल नहीं होते हैं, एंड सम डेफिनेशन। देन वी हैव द रूल नंबर 4 to 8 जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन, सर्विसेज कितने टाइप्स की होती हैं, पोस्ट कितने टाइप्स की होती हैं, उन पर अपॉइंटमेंट कौन करता है। देन वी हैव द रूल नंबर 9 to 21 जहां पर कंट्रोल के बारे में है, तो जो भी मिसकंडक्ट होगा उसके लिए सस्पेंशन ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, पेनल्टीज कौन कौन सी होती है, माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी कैसे इंपोज की जाती है, प्रोसीजर फॉर माइनर पेनल्टी कैसे इंपोज की जाती है, इंक्वायरी रिपोर्ट जो बनेगी उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीजें हमारी इसमें पढ़ेंगे हम। देन वी हैव रूल नंबर 22 to 32 जो है अपील कौन कौन कर सकता है, किस केसेस में अपील कर सकते हैं, कितने टाइम के बाद अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, ये सारी चीजें हमारे इस रूल में हम पढ़ेंगे। देन वी हैव 33 to 35 जिसमें इंटरप्रिटेशन है, पावर टू रिलैक्स है, कुछ बेसिक रूल जो कि हर एक रूल में होते हैं वो यहाँ पर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 रूल जो है हमारा, रूल नंबर 1 जो है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पार्ट 1 है हमारा जर्नल। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। लगभग जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे सब जगह पर हमारा फर्स्ट रूल आपने देखा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके अपने सिलेबस को एक बार। तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट ये हमारा रूल नंबर 1 होता है। रूल नंबर 2 है हमारा डेफिनेशन होगा कहीं पर, या फिर होगा किस किस पर अप्लाईकेबल होता है, या फिर अगर अप्लाई वाला 2 में है तो थर्ड पे डेफिनेशन होगी, 2 पे डेफिनेशन है तो थर्ड पे अप्लाई वाला होता है। तो लेकिन रूल नंबर 1 जो है ज्यादातर हमारा सेम रहता है। तो यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं, सीसीए रूल की फुल फॉर्म क्या है, कब आए थे। दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। अब मैं सिर्फ ईमारस की बात नहीं कर रही, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी सबसे हम मैच करते हुए चलेंगे। अगर आप लास्ट ईयर का, अब की बार तो मैंने ज्यादा मैच नहीं किया था, लास्ट ईयर का 2020 का आप पेपर देखोगे, यूपीएससी से 2 क्वेश्चन एज इट इज आए थे विद ऑप्शन और क्वेश्चन सेम था बिल्कुल। ठीक है,
So rules may be called as CCS classification, Central Civil Services Classification Control Appeal Rule 1965. ठीक है, क्या हम कहते हैं इसको? क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965 कहते हैं। याद रखेंगे हम इसकी फुल फॉर्म, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। हमने समझ भी लिया है सीसीए किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, तो आपको याद रह जाएगा क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील जो रूल्स है वो यहां पर आएगा। देन हमारे पास है, कब आए थे ये हमारे पास? 1 दिसंबर 1965 में आए थे। 1964 वी हैव द सीसीएस कंडक्ट रूल्स, ये हमारे पास है। 65 जो है हमारे सीसीएस सीसीए रूल्स है। ठीक है, देन वी हैव द रूल नंबर 2, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, वेरियस डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस दो यहां से बन गए, सीसीए सीसीए क्या होता है, सीसीए सीसीए की फुल फॉर्म क्या है, और सीसीए सीसीए रूल्स कब आए थे। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सर्विस रूल्स क्या होते हैं या सीसीए सीसीए रूल्स क्या है, किस पर अप्लाई होते हैं, किस पर अप्लाई नहीं होते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो भी आप डिस्क्रिप्टिव में इसको यूज करोगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव पर्पज से भी और जो है हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। ये हमारा रूल जो है ऐसा है कि जिसमें सारी डेफिनेशन हमें अच्छे से पढ़नी है, सारी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑथोरिटीज की। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी हमारी कौन सी है? नाम से पता चल रहा है, जो आपको अपॉइंट करती है वो आपकी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, जिसके पास पावर है आप जिस पोस्ट पे हायर हो रहे हैं उस पोस्ट पर अपॉइंट करने की, वो हमारी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी हो गई। क्या अपॉइंटिंग ऑथोरिटी हमेशा सेम रहेगी? नहीं। जैसे ही आप अलग पोस्ट पे गए, पीजीटी पे कोई हुआ तो उसके लिए अलग अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, फिर पीजीटी पे गया, फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, तो उनके लिए अलग अलग होगी। तो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी हमारे पास जो है, जो अपॉइंट कर रही है वो हमारी क्या है? अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है। इसी तरीके से हमारे पास होती है कैडर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। एक ही लेवल के पोस्ट की अगर हम जो है अपॉइंट कर रहे हैं, किसी के पास पावर है, तो वो हमारी क्या है? कैडर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। जैसे ईएमआरएस के लिए कौन करता है? नेस्ट करता है। तो अगर हम ईएमआरएस प्रिंसिपल के लिए बात करें, कौन रिक्रूटमेंट करता है? तो नेस्ट करता है। दिल्ली डीओई के प्रिंसिपल की कौन रिक्रूटमेंट करता है? यूपीएससी करता है। तो कैडर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी जो एक सिमिलर लेवल पोस्ट की, जैसे कई असिस्टेंट है तो असिस्टेंट की जो है पोस्ट है, तो उनकी जो हायरिंग कर रहा है, उनकी जो अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो हमारी कैडर अपॉइंटिंग ऑथोरिटी जो है वो यहां पर होगी। देन वी हैव द डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी। डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी जो है, अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी क्या है, उसके रोल्स के बारे में आप डिफाइन करें, तो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी अगर हम डेफिनेशन में पढ़े हैं तो इतने हमारे पास रोल्स है नहीं उसमें जो मेंशन है। डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी ऑफिशियल जो है उसमें क्या मेंशन है कि डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी वो ऑथोरिटी है जिसके पास पावर है रूल नंबर 11 के तहत जो है यहाँ पर पेनल्टी इंपोज करने की। नेक्स्ट जो आपकी बॉडी है, नेशनल एजुकेशन ट्राइबल सोसाइटी ना। तो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी जो है हमारी, इसका काम क्या है? सबसे पहले तो ये डिसीजन लेती है ऑन इंक्वायरी। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, वहां पर आपको काम आएगा। एक ही जगह पर आपके पास डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी का क्या रोल है? सबसे पहले तो क्या करेगी? डिसीजन लेगी ऑन इंक्वायरी। कोई भी कंप्लेन अगर आई है डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के पास, तो सबसे पहला काम उसका क्या है? प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना, और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पर डिसीजन लेना, इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। मान के चलते हैं अब डिसीजन लिया गया कि इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी होगी तो हमारा सेकंड काम क्या है? एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू करना। तो जो चार्जशीट है जो हम इशू करते हैं, किसको? चार्ज ऑफिशियल को। चार्ज ऑफिशियल कौन है? जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है, उसको हम जो है यहाँ पर चार्जशीट इशू करते हैं। और ये जो चार्जशीट है ये कौन इशू करेगा? डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी ही इशू करती है। डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी अपने साइन करते हैं इस चार्जशीट पर और चार्ज ऑफिशियल को भेजती है। अब इंक्वायरी होगी
तो इंक्वायरी करने के लिए हम जो है इंक्वायरी के टाइम पर इस एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रख सकते हैं। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो भी कौन रिलीज कर रही है, वो भी पावर किसके पास है, डिसिप्लिन अथॉरिटी के पास पावर है, एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हम इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी कौन करेगा, इंक्वायरी या तो खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगी या किसी और अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी जिसका काम होगा इंक्वायरी करना। तो ये या तो इंक्वायरी कर सकती है या फिर इसके अलावा ये किसको अपॉइंट करेगी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी, जिसका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है, इसका नाम काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करना, डिसीजन लेना नहीं, सिर्फ इंक्वायरी करना। देन अपॉइंटिंग जो इंक्वायरी अथॉरिटी है, इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट होती है ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ये जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है ये डिपार्टमेंट की तरफ से केस प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी अपॉइंट कौन करता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करती है। अब जब इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाएगी उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन लेना किसका काम है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का, ठीक है। एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट किसका काम है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का। अब इसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट बनी उसके किसी भी पॉइंट पर वो एग्री भी कर सकती है और अपना डिसएग्रीमेंट भी शो कर सकती है। आगे इस रिपोर्ट के साथ जो है एडवाइस लेना किसी से, एडवाइस जैसे कि यूपीएससी से या फिर विजिलेंस का मामला है तो सीवीसी से, वो भी कौन लेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लेगी। फाइनल डिसीजन लेना इंक्वायरी अथॉरिटी पर, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो किसका काम है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का। फाइनल डिसीजन या तो एम्प्लॉय निर्दोष है या फिर पेनल्टी, तो जो पेनल्टी है वो भी इंपोज करना किसका काम है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का, चाहे वो पेनल्टी फिर हमारी माइनर हो या फिर वो हमारी पेनल्टी मेजर हो, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हमारे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या होती है उसको डिफाइन कीजिए और उसके क्या क्या मेन रोल्स हैं, तो ये उसके कुछ मेन रोल्स हैं जो हम यहाँ पर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीओ बोलते हैं, इंक्वायरी अथॉरिटी इसको हम आईए बोलते हैं। प्लीज लेट मी नो वंस यू डन, ठीक है। तो यहां से दोनों क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी क्योंकि सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दी गई, पूछ लिया गया कि इसमें से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का फंक्शन कौन सा है, तो आपको पता होगा। इन केस अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या होती है, उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसका क्या रोल है इंक्वायरी में, तो वो आपको पता है। एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, सबसे पहले है डिसीजन ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी पर डिसीजन ना, इंक्वायरी होगी कि नहीं होगी, एम्प्लॉय जो है निर्दोष है नहीं है, तो यहाँ पर आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो भी ऐड कर सकते हो, बेसिकली वो है। देन हमारे पास चार्जशीट इशू करना, चार्ज ऑफिशियल को, अगर डिसीजन नहीं लिया गया कि इंक्वायरी होगी। उसके बाद जब इंक्वायरी चलेगी उस दौरान एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर इशू करना। देन अब इंक्वायरी अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद नहीं कर रही है तो वो यहाँ पर अपॉइंट करेगी इंक्वायरी अथॉरिटी को, इंक्वायरी अथॉरिटी के साथ साथ अपॉइंट करेगी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, और जो है जो इंक्वायरी रिपोर्ट इंक्वायरी अथॉरिटी बना के देगी उस पर एक्शन लेना ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, ये भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम है। देन जो है जो इंक्वायरी रिपोर्ट बन के आएगी उसमें से किसी भी पॉइंट पर एग्री करना, डिसएग्री करना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर सकती है। उसी इंक्वायरी रिपोर्ट पर किसी की एडवाइस लेनी है, चाहे वो यूपीएससी है, सीवीसी है, डीओपीटी है, सबकी जो है एडवाइस कौन लेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लेगी। देन फाइनल डिसीजन लेना इंक्वायरी रिपोर्ट पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम है। कोई भी पेनल्टी इंपोज करनी है, मेजर है, माइनर है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का काम है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर दैट इज पीओ नॉट अ पीए, ठीक है। इज इट क्लियर, ये वाला सबने नोट डाउन कर लिया तो प्लीज लेट मी नो। डन।
हर एक पोस्ट के लिए अपनी अलग होती है, जैसे हमारे पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग है, उसी तरीके से हर एक पोस्ट के लिए हमारे पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अलग होगी। बेसिक सा रूल है, जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी पर्सन पर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो रही, जिस भी पोस्ट पर अगर हम कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, उससे सीनियर होगा। ठीक है, हम पीओ समझ लेते हैं। बेसिकली अगर हम कोर्ट के साथ करें, कोर्ट के साथ कंपैरिजन करें, तो हमारे पास क्या होता है जुडिशरी प्रोसेसिंग में, एक जज होता है, एक फर्स्ट पार्टी इधर होती है, सेकंड पार्टी इधर होती है, और यहाँ पर उसका जो बिलोअर एडवोकेट है वो यहाँ पर होता है, एक पर्सन यहाँ पर, एक पर्सन इधर साइड में यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एज ए जज की भूमिका कौन निभा रहा है, वो निभा रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जब हम बात करें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है यानी कि गवर्नमेंट के साइड से जो पार्टी है उसके लिए अपॉइंट कर रहा है इंक्वायरी अथॉरिटी। ठीक है, इसकी तरफ से जो केस प्रेजेंट करेगा, एडवोकेट लॉयर की तरफ जो काम कर रहा है वो यहाँ पर ये है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इसका काम है गवर्नमेंट की तरफ से केस प्रेजेंट करना, जो लॉयर होता है उसी तरीके से ये गवर्नमेंट की तरफ से केस प्रेजेंट कर रहा है, इसी का काम है, और एविडेंस डॉक्यूमेंट जो है ढूंढ के लाना। इधर हमारे पास अपोजिट में कौन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, चार्ज ऑफिसर है, जिसके खिलाफ जो है कंप्लेन आई है। अब यहाँ पर भी कोई लॉयर चाहिए, तो जो यहाँ का होता है उसको हम बोलते हैं डिफेंस असिस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो इंक्वायरी है वो यहाँ पर होती है। देन सेकेंड वी हैव द इंक्वायरी अथॉरिटी, जो हमने पढ़ा कि इंक्वायरी अथॉरिटी ये जो इंक्वायरी अथॉरिटी है इसका काम क्या है, इंक्वायरी करना। ये कोई पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकती है, ना ही बोलेगी कि भाई मेजर दे दो, माइनर दे दो, कितने टाइम की दे दो, कुछ नहीं। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, इंक्वायरी करना। देन हमारे पास है एपिलेट अथॉरिटी। एपिलेट अथॉरिटी नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या है, इसके पास क्या जाएंगी, अपील जाएंगे। जैसे हाई कोर्ट में कोई भी डिसीजन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपील करने, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने कोई भी डिसीजन लिया, कोई जो है उससे रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, चैलेंज करना चाहता है, तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। ठीक है, देन वी हैव टू अथॉरिटी, एक तो है हमारे पास रिवाइजिंग अथॉरिटी, एक है हमारे पास रिव्यूइंग अथॉरिटी। ठीक है, ये दो अथॉरिटी हैं, दोनों अथॉरिटी का काम लगभग सेम है। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी ये कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है, जैसे हमारे पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, इंक्वायरी अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी है, ये अपनी अलग अलग हम अपॉइंट करते हैं मेंबर्स के साथ। लेकिन ये रिवाइजिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है कि भाई ये रिवाइजिंग है, ये रिव्यूइंग है, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इंक्वायरी अथॉरिटी भी रिवाइजिंग हो सकती है, एपिलेट अथॉरिटी भी रिवाइजिंग हो सकती है, इवन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कोई भी जो अलग अथॉरिटी है वो यहाँ पर रिवाइजिंग का काम कर सकती है। रिवाइजिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी क्या है, अगर कभी भी किसी भी अथॉरिटी को ऐसा लगे कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले कि मुझे दोबारा से पूरा केस देखने की जरूरत है, मुझे दोबारा से सारी चीजें एक बार देखने की जरूरत है, और उसके बाद जो है मैं फाइनल डिसीजन लूंगा। अब मान लीजिए कोई भी केस का इंक्वायरी अथॉरिटी जो है यहाँ पर अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन फिर जो है हमारे पास क्या हुआ, फिर जो है अचानक से कोई और हमें एविडेंस मिल गया, प्रेजेंटिंग ऑफिसर कोई सीसीटीवी फुटेज लिया, अब तक एम्प्लॉय निर्दोष था, एम्प्लॉय दोषी हो गया, तो पूरा केस दोबारा देखना है, या उसको लगता है कि भाई विटनेस पहले कुछ और कह रहा था, अब बयान बदल दिया है, तो दोबारा से देखना है, पहले विटनेस ने सही बयान दिया था, अब जो है विटनेस डरा डरा धमका धमका बयान दे रहा है, डरा हुआ सहमा हुआ है, तो दोबारा से केस देखना है, रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, पूरे केस को रिवाइज करना, सारी कड़ियां जोड़ के देखनी है। उन सभी का जब भी कोई भी अथॉरिटी ऐसा करेगी तो वो क्या है, हमारी रिवाइजिंग अथॉरिटी। यानी कि रिवाइजिंग अथॉरिटी कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है, ये कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। और अगर प्रेसिडेंट अथॉरिटी का हिस्सा है तो प्रेसिडेंट भी जो है हमारे क्या हो सकते हैं, रिवाइजिंग अथॉरिटी हो सकते हैं। बट रिव्यूइंग अथॉरिटी जो है हमारी, रिव्यूइंग अथॉरिटी हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म हम यूज करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है,
तो पहले हमारे पास रिवाइजिंग था, माने रूल नंबर 29A के तहत इसको ऐड कर दिया रिव्यूइंग अथॉरिटी, बस प्रेसिडेंट को एक अलग से नाम दे दिया। कैसे याद रखेंगे? प्रेसिडेंट रिवाइजिंग है कि रिव्यूइंग थी। अब हम याद रखेंगे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे टीचर हो आप सभी, तो आपके अपने अपने सब्जेक्ट हैं, आप जब भी एग्जाम टाइम आता है, कोई टेस्ट आप रिविजन करवाते हो, तो रिवाइजिंग में कोई भी टीचर हो सकता है, जो रिवाइज करवा रहा है वो हमारा है ना। तो यहाँ पर भी कोई भी अथॉरिटी जो कि केस को रिवाइज कर रही है वो हमारी रिवाइजिंग अथॉरिटी हो सकती है। इवन अगर मान के चलते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई जो प्रिंसिपल है हमारे स्कूल का, उसने कोई मान लीजिए कोई चीज पढ़ाई और उसको रिवीजन करवा रहा है, तो वो भी रिवाइजिंग अथॉरिटी होगा। लेकिन प्रिंसिपल है तो उसको हमने एक ऑनर के लिए हमने एक अलग वर्ड दे दिया, रिव्यूइंग। तो इसी तरीके से जैसे रिव्यूइंग है वो एक ही होता है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट लर्निंग वर्क पे जाता है, क्लासरूम को वो जो है रिव्यू करता है टीचर्स को, तो वो हमारा क्या रिव्यू एक ही करता है, तो वो हमारा प्रेसिडेंट है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे एक्शन जो लेना है कि बाद में जो केस, जैसे केस रीओपन हो जाते हैं ना, तो सेम वे में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ अथॉरिटी हो गई। इसके अलावा हम कमीशन की बात करें, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कमीशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यूपीएससी जो है वो कमीशन होगा। देन वी हैव HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। HOO, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सॉरी हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस, ये अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कभी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो सकती है, कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकती है, कभी अपीलेट अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। तो ये दोनों ही सेम रहेंगे हमारे। ज्यादातर केस में जो है डिपार्टमेंट हम यूज करते हैं जहां पर हमारा डिपार्टमेंटल सिस्टम है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम होता है वहां पर हम ऑफिस यूज करते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो जहां पर हमारी ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट है, वहां पर हम बात करते हैं HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जहां पर हमारी ग्रुप सी ग्रुप डी पोस्ट है, वहां पर हम HO जो है वो याद रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास है, ये कुछ डेफिनेशंस है जो हमें याद रखनी है। अब जो भी कोई एम्प्लॉय है जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है चार्ज ऑफिशियल। जो भी एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय से हमेशा सीनियर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी, या जो इंक्वायरी अथॉरिटी है वो भी हमेशा इससे सीनियर होगी। जो एपिलेट अथॉरिटी है वो इनसे सीनियर होगी। ठीक है, इस तरीके से होती है, हम ये याद रखेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं वन बाय वन। अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमने डिस्कस कर लिया, जो भी अपॉइंट करता है। इवन अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज भी हो सकती है, जैसे पोस्ट चेंज हुई, पहले आप पीजीटी थे फिर प्रिंसिपल बने, तो प्रिंसिपल के लेवल पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो अपॉइंट करती है वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, ना कि हम पहली बार जब अपॉइंट होते हैं तभी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी सब पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सेकंड वी हैव द कैडर अथॉरिटी, वो हमने डिस्कस कर लिया, एक ही कैडर पे जो भी अपॉइंटमेंट हो रही है उसके रिगार्डिंग, तो वो हमारी कैडर अथॉरिटी। देन वी हैव द सेंट्रल सिविल सर्विस एंड पोस्ट, जो हम आगे बात करेंगे। ये हमारे सारे रूल्स सिविलियन सर्विस और सिविलियन पोस्ट पर अप्लाईकेबल होते हैं। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि हमारे सारे रूल्स जो डिफेंस है उसमें भी जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं उन पर भी हमारे जो रूल्स हैं ये सारे अप्लाईकेबल होते हैं। तो हम याद रखेंगे सिविल डिपार्टमेंट में तो हमारे रूल लागू होते ही होते हैं, प्लस डिफेंस में जो सिविल लेवल पर है उन पर भी हमारे सारे रूल जो है ये हमारे अप्लाईकेबल होते हैं सिविलियन पर। ठीक है, कमीशन, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कमीशन इज द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देन वी हैव द डिफेंस सर्विस, क्योंकि हम डिफेंस में सिविलियन को अपने रूल्स दे रहे हैं, उन पर भी अप्लाईकेबल है। तो डिफेंस में जो नॉन सिविलियन है ना, उन पर हमारे रूल लागू नहीं होंगे, उनके अपने डिफेंस के रूल होते हैं। तो डिफेंस सर्विसेज हमारी जो भी हमारी आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में, जिनको सैलरी मिलती है फ्रॉम द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। ठीक है, तो वो हमारा डिफेंस सर्विसेज में। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट जो भी प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर की गई है, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, किसी भी स्पेसिफिक इशू के लिए बनाया गया है, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके प्रेसिडेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट की ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, तो वो हमारा डिपार्टमेंट होगा। देन वी हैव द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। हमने रूल्स जो भी है उसके रूल्स देख लिए, हमने क्या क्या है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के। सो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दी
is rule to impose a government servant any of the penalties specified in rule 11. तो जो भी रूल 11 में पेनल्टीज है वो इंपोज कर सकते हैं, वो हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. नाउ वी हैव द एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. अगर मान लीजिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसी में किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आ जाए, वही कहीं कंप्लेन कर दे, तो ऐसे केस में वो तो काम नहीं कर सकते. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कंप्लेनेंट जो है हमारा इंक्वायरी ऑफिसर नहीं हो सकता, और जिसके खिलाफ कंप्लेन आई वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, है ना. तो एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो कि नाम से पता चल रहा है एडहॉक, यानी कि कुछ समय के लिए हम बनाएंगे उस स्पेसिफिक केस के लिए. जैसे ही केस खत्म, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खत्म, बाद में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वही केसेस को देखेगी. एन ऑफिसर हु हैज बीन स्पेसिफाइड बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो एडहॉक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को प्रेसिडेंट बनाते हैं बाय द स्पेशल ऑर्डर, जिसको पावर देते हैं कि वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरह काम करेंगी. वेयर प्रेस्क्राइब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज और विल बी द कंप्लेनेंट, जहां पर जो हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसने खुद कंप्लेन की है और द मटेरियल विटनेस डायरेक्टली कंसर्न विद द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, या फिर जो है वो खुद विटनेस के तौर पर है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स वो डायरेक्टली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के उससे ही रिलेटेड है, तो वहां पर हम दूसरी एडहॉक जो है बेसिस पर अपनी एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाएंगे. नाउ वी हैव द एपीलेट अथॉरिटी. तो एपीलेट अथॉरिटी हमने पढ़ा, जिसको हम अपील करते हैं. अब जैसे हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हैं. क्या सुप्रीम सारे कोर्ट को एक्सेप्ट करता है, सारे केसेस को एक्सेप्ट करता है जो भी हम चैलेंज करते हैं, या फिर मेरिट बेसिस पर करता है? मेरिट बेसिस पर करता है, राइट. अगर हम हाई कोर्ट के सारे केसेस को लेकर जाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सबको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है. तो सेम वे में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपीलेट अथॉरिटी को अपील की और अपील ने सारी की सारी अपीलेट अथॉरिटी ने अपील को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा. सो अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बाय जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. कौन बना रहा है प्रेसिडेंट, कौन बना रहा है अपीलेट अथॉरिटी? प्रेसिडेंट. जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर के तहत अपॉइंट कर रहे हैं. टू हुम एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, जिसके पास अपील की जा सकती है. किसके लिए? अगर एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर मिला है उसके लिए. एनी ऑफ द पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी इंपोज हुई है माइनर या मेजर, उसके लिए में प्रेफर बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट. अब ये जो ही यानी कि अपीलेट अथॉरिटी है, ये क्या कर सकती है? मैं कंफर्म कर सकती है, भाई हाँ ओके है, हम इसको कंसिडर करें, इसके आगे जो है एक्शन लिया जाएगा. मॉडिफाई कर सकती है, यहाँ पर एक से ज्यादा रुपए कुछ का ले लिया, कुछ का नहीं लिया. सेट असाइड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली कोई भी पेनल्टी जो है वो रिड्यूस कर सकती है, एनहांस कर सकती है, कोई भी नई पेनल्टी इंपोज कर सकती है. और फिर अगर इंक्वायरी करनी है तो अलग अलग जो भी अथॉरिटी है उसको इंक्वायरी करने के आदेश दे सकती है. ये हमारी एपीलेट अथॉरिटी. रिवाइजिंग अथॉरिटी हमने भी पढ़ा था. रिवाइजिंग अथॉरिटी टीचर से रिलेटेड किया था, यानी कि कोई भी अथॉरिटी होगी. सो एन अथॉरिटी मेट एनी टाइम, कोई भी अथॉरिटी किसी भी टाइम पर ईदर ऑन हिज ओन मोशन, खुद से ऐसा लगे, और अदरवाइज कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एन इंक्वायरी, या फिर कोई जो है हमारे पास एविडेंस ऐसा आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गया, ऐसा आ गया, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लगे. रिवाइज एनी ऑर्डर मेड एंड बाय कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड, रिड्यूस, एनहांस, इंपोज एनी पेनल्टी. तो ये क्या कर सकते हैं रिवाइजिंग अथॉरिटी? यहाँ पर सेम पावर की कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकती है जो भी डिसीजन अपना, कोई पेनल्टी न्यू लगा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंपोज कर सकते हैं, वो हमारी. रिव्यू अथॉरिटी सेम काम है, बट यहाँ पर हम अथॉरिटी की बजाय सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं. तो रिवाइजिंग में हमारे पास क्या है? हम जो है अथॉरिटी के लिए भी यूज करते हैं और जो है हम प्रेसिडेंट के लिए भी यूज करते हैं, राइट. और जो हमारे पास रिव्यूइंग अथॉरिटी है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं प्रेसिडेंट के लिए. ठीक है. सो रिव्यूइंग अथॉरिटी रिवाइजिंग अथॉरिटी हो सकती है, बट रिवाइजिंग अथॉरिटी रिव्यूइंग अथॉरिटी नहीं हो सकती, याद रखेंगे, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए हम दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं. तो रिव्यूइंग अथॉरिटी रिवाइजिंग हो सकती है, बट रिवाइजिंग रिव्यू नहीं हो सकती. ठीक है. देन वी हैव द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी सिविल सर्विस पे है, पोस्ट पे है, वो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है यहाँ पर. ठीक है. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी. इसमें हमें क्या याद रखना है? डेफिनेशन कहाँ से ली गई है ये हमें याद रखना है. तो एचओडी की डेफिनेशन कहाँ से ली गई है? हमारे FRSR फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, यहाँ से ये डेफिनेशन ली गई है, ये हम याद रखेंगे. फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर एज एन अपॉइंटिंग. तो मैंने बताया था एचओडी कभी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो सकती है, कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो सकती है, कभी किसी के लिए अपीलेट अथॉरिटी भी हो सकती है, कभी किसी के लिए रिव्यूइंग अथॉरिटी भी हो सकती है. मींस द अथॉरिटी डिक्लेयर टू बी एचओडी अंडर FRSR. FRSR के तहत जो आती है वो हम यहाँ पर याद रखेंगे, डेफिनेशन FRSR से लिखिए. देन वी हैव एचओ का भी सेम रूल है कि ये कभी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, कभी अपीलेट अथॉरिटी, कभी रिव्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि ऐसी अथॉरिटी जो कि डिक्लेयर की गई है कि एचओ के तौर पर, किसके तहत? GFR के तहत, जनरल फाइनेंशियल रूल. याद रखेंगे कौन सी डेफिनेशन कहां पर है,
HODFR/SR में, HOGFR में, दोनों याद रखनी है, ठीक है। शेड्यूल जो कि इस रूल के शेड्यूल में होगा वो। देन वी हैव द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब सेक्रेटरी और टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में जो भी सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी हो गया, एडिशनल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का, वो हो सकता है, या कैबिनेट सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट हो गया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, प्लानिंग कमीशन, एडिशनल जो हमारा सेक्रेटरी टू द प्लानिंग कमीशन, ये हमारे सेक्रेटरी है। Then we have the service, civil service of the union, वो हमारा है। Any questions still here? We have covered rule 1 and rule 2 definition, सारे important है definition, वो हमने समझ लिए। I hope clear है।